अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पावर सिस्टम एनालिसिस के इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ एनटीएस के जितने भी प्रीवियस पास पेपर हैं उसमें ये एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। एनटीएस के जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम जो प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो टोटल 75 एमसीक्यूज़ हैं। तो जो भी फ्रेंड जो डिफरेंट जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट दैट मे अकर इन 3 फेस पावर सिस्टम। तो 3 फेस पावर सिस्टम की बात हो रही है। जो 3 फेस पावर सिस्टम में अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो 3 फेस पावर सिस्टम में प्रोड्यूस होता है वो कौन सा फॉल्ट होता है? तो हमारे पास 3 फेस पावर सिस्टम में गाइस 2 किस्म के फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। इन दोनों टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो हैं इनके आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट उनकी जो फर्दर हमारे पास टाइप बनती हैं, जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो 3 फेस पावर सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं वो उसमें जो हमारे पास सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, डबल लाइन फॉल्ट है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये तमाम फॉल्ट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो गाइस ऑप्शन में हमें दिया गया लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड या फिर लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड एंड ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो डिफरेंट ऑप्शन हैं ये। तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सिंगल लाइन फॉल्ट भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास डबल लाइन फॉल्ट है, इसको लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं। इस तरह डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो इसमें जो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये तमाम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में इनकी टाइप्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, सिंक्रोनस जनरेटर्स इन पावर प्लांट इज आल्सो यूज्ड एज अ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर जो पावर प्लांट में यूज होता है उसको हम सिंक्रोनस मोटर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो उसका क्या फंक्शन होता है? तो ऑप्शन ए में कहता है बैलेंस द एक्स्ट्रा पावर जनरेशन, इम्प्रूव द पावर फैक्टर, कूल द जनरेटर, टेस्ट द जनरेटर एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ऑलरेडी जितने में सिंक्रोनस मोटर की डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। तो 4 to 5 वीडियो हैं, उसमें जाके आप तमाम सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है इसको बेसिकली पावर प्लांट में सिंक्रोनस मोटर के तौर पे यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। तो उसको पावर फैक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कई मरतबा एग्जाम में एनटीएस के प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो लेस्को के जूनियर इंजीनियर 2019 के एग्जाम में भी ये आ चुका है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन इन पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम में हमारे पास जो प्रोटेक्शन क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसका क्या मकसद होता है? ऑप्शन ए, प्रोटेक्ट द पावर सिस्टम इक्विपमेंट एंड रीस्टोर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑनली, प्रोटेक्ट पीपल ऑनली, सेपरेट फैकल्टी सिलेक्शन ऑनली, प्रोटेक्ट इक्विपमेंट पीपल प्रॉपर्टी आइसोलेट सेक्शन एंड रिस्टोर द नॉर्मल ऑपरेशन। तो गाइस ऑप्शन नंबर जी जो है वो करेक्ट आंसर है। इक्विपमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है, पीपल प्रॉपर्टी आइसोलेट दी सेक्शन एंड रिस्टोर द नॉर्मल ऑपरेशन। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इन 3 फेस पावर सिस्टम आर दोज। तो फिर दोबारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन से होते हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन ए में कहता है इक्वल फॉल्ट करंट इन द लाइन बट अनइक्वल फेस डिस्प्लेसमेंट, इक्वल फॉल्ट करंट इन द लाइन एंड अनइक्वल फेस डिस्प्लेसमेंट, इक्वल फॉल्ट करंट इन द लाइन एंड जीरो फेस डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल फॉल्ट करंट्स इन द लाइन एंड अनइक्वल फेस डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन पावर सिस्टम, तमाम एक्सप्लेनेशन वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें अनइक्वल फॉल्ट करंट इन द लाइन एंड अनइक्वल फेस डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन मॉक्स जनरेटर द कैपेसिटर बैंक इज चार्ज इन
कैपेसिटर बैंक को आपने ग्रिड स्टेशन में देखा होगा, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में भी इनको चार्ज किया, पैरेलल में ही ये चार्ज होते हैं। काफ़ी बड़े कैपेसिटर बैंक होते हैं ग्रिड स्टेशन में, वो सारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो इसको कैपेसिटर बैंक इज चार्ज इन पैरेलल एंड देन डिस्चार्ज इन सीरीज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये पावर फैक्टर को भी काफ़ी इसके वजह से हमारी इंप्रूवमेंट बनती है। कैपेसिटर बैंक के थ्रू इसको हमें इंप्रूव करते हैं पावर फैक्टर को। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 वाट मीटर मेथड कैन ओनली यूज टू मेजर। तो गाइज 3 फेज पावर मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड हमारे पास 1 वाट मीटर मेथड है, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड। इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 2 वाट मीटर मेथड कैन बी यूज टू मेजर पावर इन बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड लोड। ऑप्शन नंबर जे जो है वो करेक्ट। जो मोस्टली हम जो पावर मेजरमेंट के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो 2 वाट मीटर मेथड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट्स द वोल्टेज एट रीलोकेशन ड्यूरिंग द फॉल्ट। तो वोल्टेज एट रीलोकेशन ड्यूरिंग द फॉल्ट इज, ऑप्शन को देख लेते हैं, हायर इन मैग्नीट्यूड देन दैट ड्यूरिंग द प्री फॉल्ट कंडीशन एंड आल्सो लैग इट्स प्री फॉल्ट वैल्यू, less in magnitude and then that during the pre-fault condition and also leads its pre-fault value, less in magnitude than that during the pre-fault condition and also lags its pre-fault value, higher in magnitude than that during the pre-fault condition and also leads its pre-fault value. तो guys less in magnitude than that during the pre-fault condition and also lags its pre-fault value। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। तो गाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। इन 3 फेज सिस्टम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स आर मोर सीवियर देन द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो जो हमारे पास सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं देन द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, बिकॉज तो गाइस ये देख लेते हैं ये पावर सिस्टम को फॉल्ट में से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इन 3 फेज सिस्टम सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं वो काफ़ी सीवियर होते हैं देन दी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, बिकॉज सिस्टम वोल्टेजेस आर इक्वल, सिस्टम करंट्स आर इक्वल, दे इन्वॉल्व ऑल द फेसेस, दे इन्वॉल्व 2 फेसेस एंड ग्राउंड। तो गाइज तो सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं काफ़ी सीवियर होते हैं बिकॉज इसमें हमारे पास तीनों के 3 जो फेस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं इसमें समटाइम्स 1 फेस इन्वॉल्व होता है, समटाइम 2 फेस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट 3 फेसेस इन्वॉल्व नहीं होते। तो जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है इसमें ये काफ़ी सीवियर होता है, इसमें ऑल फेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस रिले ऑपरेट एट फॉल्ट्स। तो डिस्टेंस जब भी हमारे पास फॉल्ट अकर होता है तो डिस्टेंस रिले जो हमारी कनेक्ट होती है वो फ़ौरन ऑपरेट हो जाती है व्हेन द इम्पीडेंस सीन इज, जब हमारे पास इम्पीडेंस हो वो 100 ओम्स होती है उस टाइम, इनफाइनाइट लेस देन सेट वैल्यू, तो इम्पीडेंस हमारे पास लेस देन सेट वैल्यू, तो ये फ़ौरन ऑपरेट कर जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द लाइन वोल्टेज ऑफ डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर, यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर की बात की जा रही है, इस 400 वोल्ट देन द फेस वोल्टेज विल बी। तो गाइज इसमें आपने याद रखना 3 फेज जो हमारे पास स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन है हमारे पास। स्टार कनेक्शन को हम वाई कनेक्शन भी कहा जाता है, लेकिन दूसरा जो हमारे पास कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्शन है। लेकिन जो हमारे पास स्टार कनेक्शन जो होता है इसमें हमारे पास जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 फेस वोल्टेज की इक्वल होती है। इसी तरह हमारे पास तो डेल्टा कनेक्शन जो होता है इसमें फेस वोल्टेज विल बी इक्वल टू द लाइन वोल्टेज या फिर लाइन वोल्टेज विल बी इक्वल टू द फेस वोल्टेज। इसमें हमारे पास जो लाइन करंट जो होता है वो फेस करंट के इक्वल होता है, लाइन करंट विल बी इक्वल टू द फेस करंट। और डेल्टा में हमारे पास जो होता है ये जो हमारे पास लाइन करंट भी होता है वो लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेस करंट। जी गाइज इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है। जो भी हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर होता है उसमें अगर लाइन वोल्टेज हमें 400 वोल्ट हो तो फेस वोल्टेज विल बी इक्वल टू 400 वोल्ट, क्योंकि फेस वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। तो गाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसको आप याद रखें क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है द फैक्टर, बेसिकली यहाँ पावर फैक्टर की बात की जा रही है, पावर फैक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। द पावर फैक्टर ऑफ AC लोड इज ऑलवेज ट्राई टू बीइंग
तो इन टाइम इजी क्वेश्चन है ये। तो पावर फैक्टर ऑफ ईसी लोड इज ऑलवेज ट्राइंग टू बीइंग क्लोजर टू द यूनिटी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारा पावर फैक्टर जो है वो क्लोजर टू यूनिटी हो। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है गाइज। द रेटेड केवी ऑफ थ्री फेज जनरेटर इज, थ्री फेज जनरेटर का रेटेड केवी जो वो 500 है एट इट्स x%। इसके x% के ऊपर एट रेटेड बेस केवी इज 10%। तो डिटरमिन दी इट्स x% एट द न्यू बेस ऑफ 1000 kVA। तो द रेटेड केवी ऑफ थ्री फेज जनरेटर इज 500। तो इट्स x% एट रेटेड बेस जो केवी है वो 10% है हमारे पास। तो इसको अगर हमारे पास ये इसको अगर इसकी अगर न्यू जो हमारे पास x% जो बनेगी न्यू बेस ऑफ 100 kVA वो हमारे पास इस पर क्या बन जाएगी, 20 हमारे पास बन जाएगी। तो 500 के ऊपर हमारे पास क्या है वो 10% है 500 के ऊपर। तो इसी तरह अगर हम 1000 के ऊपर करेंगे तो वही 20% बन जाएगी। तो यहाँ पर ये बेसिकली KVA है, इस जगह पे गाइस ये KVA है। जनरेटर इज 500 kVA, इट्स x% एट रेटेड बेसिस KVA इज 10%, डिटरमिन द x% एट द न्यू बेस ऑफ 1000 kVA। तो 20% गाइस इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है गाइज। रिएक्टर्स टू कंट्रोल द शॉर्ट सर्किट करंट। तो गाइज ये रिएक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। सीरीज रिएक्टर, शंट रिएक्टर, जिसके बारे में आप लाजमी पढ़ के जाएँ। इसमें एग्जाम में लाजमी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। द रिएक्टर्स टू कंट्रोल द शॉर्ट सर्किट करंट आर। तो उसने बता दिया रिएक्टर्स को शॉर्ट सर्किट करंट के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई मरतबा आ चुका है, रिएक्टर्स आर यूज टू कंट्रोल द शॉर्ट सर्किट करंट। तो ऑप्शन ए में कहते हैं नेवर कनेक्टेड इन सीरीज विद जनरेटर, नेवर कनेक्टेड इन सीरीज विद बस बार, कनेक्टेड इन सीरीज विद ईदर ऑफ जनरेटर फीडर्स एंड बस बार। तो ऑप्शन नंबर सी जो रिएक्टर्स होते हैं उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ईदर ऑफ जनरेटर्स फीडर्स एंड बस बार। तो सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है जनरेटर या फीडर या फिर बस बार के सीरीज में, टू कंट्रोल द शॉर्ट सर्किट करंट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 गाइज। The surge tank is used in power plants to provide the protection against the dash enclosed conduct leading water to turbine। तो सर्ज टैंक को पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेशर स्विंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इनक्लोज कंडक्ट लीडिंग वाटर टू द टर्बाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो प्रेशर स्विंग जो होती हैं जो पावर प्लांट में हम सारे टैंक को यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी प्रेशर स्विंग जो प्रोड्यूस होती है इन क्लोज कंडक्ट जो सिस्टम होता है उसमें टर्बाइन को, तो हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारे पास जो मोस्ट वाइडली 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज होता है इन 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो वो हमारे पास 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, इट कॉमनली सप्लाइज। तो मोस्ट वाइडली हमारे पास 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज किया जाता है एंड इट सप्लाइज 120/208। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो गाइज NTS की जो की आई है आंसर की के मुताबिक इसका जो आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फिनोमेना ऑफ द वायलेट ग्लो हिजिंग साइन हिजिंग नॉइज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस इन आवर ट्रांसमिशन लाइन। तो आवर ट्रांसमिशन लाइन गाइज ये कोरोना इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन है। कोरोना इफेक्ट, फिरांटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, इनके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियोज़ बना चुका हूँ। पावर सिस्टम एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके आप इन तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कोरोना। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। दी 3 वायर 3 फेस AC सिस्टम इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ लोड। तो हमारे पास 3 फेस 3 वायर AC सिस्टम होता है, उसको हम किस टाइप ऑफ लोड के लिए यूज़ करते हैं? अनबैलेंस्ड लोड्स, लोड एंड ऑल टाइप ऑफ बैलेंस्ड लोड्स। तो इसमें ऑल टाइप ऑफ बैलेंस्ड लोड इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो न्यूट्रल बेसिकली जो हमारे पास 4 वायर सिस्टम होता है उसमें हमें रिक्वायर होती है। ये 3 फेस 3 वायर एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम होता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होती। तो ये ऑल टाइप ऑफ बैलेंस्ड लोड के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्पज़ ऑफ यूजिंग डैश एंड पावर लाइन टू कॉज द कंडक्शन टू द ग्राउंड एक्सेसिवली हाई वोल्टेज दैट आर कॉज्ड बाय द लाइटनिंग स्ट्राइक्स, हाई वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट स्विच, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, लाइटिंग रजिस्टर्स। तो गाइस जो लाइटिंग रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं पावर लाइन में,
तो हमारे पास कोई भी लाइटनिंग स्ट्राइक वगैरह कुछ भी लाइटनिंग वगैरह पड़ती है तो वो उसको ग्राउंड करता है। जो एक्सेसिवली हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उसको ग्राउंड लाइटनिंग के थ्रू जो प्रोड्यूस होती है हाई वोल्टेज उसको ग्राउंड किया जाता है थ्रू द राइटिंग रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इन एसी सिस्टम कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस आर। जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम है उसमें वोल्टेज और करंट की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो किस तरह करते हैं, एल्जेब्रिकली करते हैं, अरिथमेटिकली, बोथ एल्जेब्रिकली एंड अरिथमेटिकली, तो वेक्टोरली हम इसकी कैलकुलेशन को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास, इसमें हमारे फेजर डायग्राम बनते हैं, वेक्टोरली हम इसको फाइंड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 worn insulation allowing the bare wires to touch the ground metal object such as water pipes cause the current breakage, power loss, circuit compensation। तो ऑप्शन नंबर डी, तो इससे शॉर्ट सर्किट काज होता है। द worn insulation allowing bare wires to touch the ground metal object such as water pipes cause the short circuit। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर कांस्टेंट इन विंड मिल डिपेंड्स ऑन। तो विंड मिल में जो पावर मैग्नीट्यूड ऑफ पावर होती है वो कांस्टेंट पावर होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे, ग्रेविटेशन फोर्स, मटेरियल ऑफ ब्लेड, तो जो विंड की वेलोसिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो स्टील कोर जो एल्यूमिनियम कंडक्टर उनको प्रेफर किया जाता है ओवर द एल्यूमिनियम कंडक्टर्स इन ट्रांसमिशन लाइन to increase the conductivity of line, to increase the tensile strength of cable। ऑप्शन नंबर बी, तो केबल के टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमें स्टील कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसलिए जो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 फेस मॉडिफायर इज नॉर्मली इंस्टॉल्ड इन केस ऑफ। तो गाइज ये NTDC के 2021 एग्रीटेक का ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर का जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो उसको हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया जाता है। गाइस ट्रांसमिशन लाइन की टाइप्स के बारे में, ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट पैरामीटर्स, इंसुलेटर्स, तमाम चीज़ों का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पावर सिस्टम एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आप जाके इसको देख सकते हैं। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम, इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम। तो ये कैपेसिटेंस इंडक्टेंस दोनों पे ऊपर इसकी वैल्यू को डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज बाय। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, उसको आप जाके पावर सिस्टम एनालिसिस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन स्ट्रिंग एफिशिएंसी में अगर आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसमें ये तीनों ऑप्शन गिवन है, ये ट्रू है। करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंसीज। तो गाइज जिसमें जो हमारे पास जो ये बी और सी ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट, ये तो ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। जो ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे इंक्लूड किया जाता है इसको मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए जो हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर्स ऑफ वेरियस कैपेसिटेंसीज, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 26 फॉर स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रीजन वी ऑपरेट द ट्रांसमिशन लाइन। तो स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रीजन की वजह से हम ट्रांसमिशन लाइन को कौन से पावर एंगल की रेंज में यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए 10 to 25 डिग्री, 30 डिग्री to 45 डिग्री, 60 डिग्री to 75 डिग्री, 65 डिग्री to 80 डिग्री, तो 30 डिग्री to 45 डिग्री हम इसे यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है द ऐश कंटेंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियन कोल्स। तो ये क्वेश्चन भी कई मरतबा प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें 20% जो इसकी परसेंटेज है ऐश कंटेंट की इंडियन कोल्स में। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इन पावर प्लांट कोल इज कैरिड फ्रॉम स्टोरेज टू बॉयलर जनरली बाय द मीन्स ऑफ। ये NTDC के 2018 के पेपर में भी 2021 के पेपर में भी रिपीट हो चुका है। तो हम कोल को कैसे कैरी किया जाता है फ्रॉम बाइलर्स स्टोरेज टू बाइलर, कैसे इसको कैरी किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ बकेट्स को यूज़ किया जाता है। तो वी बेल्ट्स को यूज़ किया जाता है, ट्रॉलीज को यूज़ किया जाता है, या फिर मैनुअली कोई तरीका है उसके थ्रू यूज़ किया जाता है। तो हम वी बेल्ट्स का यूज़ करके इसको कैरी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 द प्रेशर ऑफ अ स्टीम इन अ कंडेंसर। तो इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर देन द प्रेशर, स्लाइटली लेस देन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी मच लेस देन द प्रेशर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा ऐसा जो अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? तो जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉट अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 31 नंबर क्वेश्चन, द पावर प्लांट यूजिंग कोल वर्क क्लोजली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल। तो हमारे पास जो पावर प्लांट जो बेसिकली इसमें जो राइट आंसर बनता है रिंगनी साइकिल, डिफरेंट साइकिल होते हैं, ब्रेटोन साइकिल, ऑटो साइकिल्स। तो जो पावर प्लांट जो कोल वर्क क्लोजली जो हमारे पास कोल का जो वर्क क्लोजली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल, तो रिंगनी साइकिल में ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है स्टीम एक्सपेंड इन अ टर्बाइन। स्टीम जब भी हमारे पास टर्बाइन में स्टीम एक्सपेंड होती है तो उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, सुपर हीटेड स्टीम इज ऑलवेज एट अ टेम्परेचर हायर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर एक्सपेंडिंग टू स्टीम प्रेशर एट अ प्रेशर मोर देन द बॉयलर देन द स्टीम प्रेशर। तो गाइस इसमें जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, सुपर हीटेड स्टीम इज ऑलवेज एट अ टेम्परेचर हायर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर। सुपर हीटेड जो स्टीम होती है उसका टेम्परेचर हायर होता है देन द सैचुरेशन टेम्परेचर एक्सपेंडिंग टू स्टीम प्रेशर के मुकाबले में। तो इसका जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है देन द सैचुरेशन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, इन स्टीम लोकोमोटिव। स्टीम लोकोमोटिव में जो इंजन यूज होता है हमारे पास सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, वर्टिकल सिंगल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग टाइप होता है, डबल एक्टिंग नॉन कंडेंसिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। तो हमारे पास स्टीम लोकोमोटिव होता है, उसमें जो इंजन हम यूज़ करते हैं वो डबल एक्टिंग और नॉन कंडेंसिंग टाइप इंजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हमारे पास कूलिंग टावर्स को यूज़ किया जाता है, उसका क्या मकसद होता है? टू कंडेंस द लो प्रेशर स्टीम, कूल द कंडेंस स्टीम, कूल वाटर इन कंडेंसर फॉर कंडेंसिंग द स्टीम। जो हमारे पास कंडेंसर में जो वाटर होता है उसको कूल किया जाता है ताकि जो स्टीम है उसको कूल किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36, इन एयरक्राफ्ट यूजिंग द गैस टर्बाइन। जब भी एयरक्राफ्ट में गैस टर्बाइन को यूज़ किया जाता है तो हमारे पास कौन सी साइकिल यूज़ होगी? सिंपल साइकिल, रीजनरेशन या फिर रीहीटिंग साइकिल। तो हम सिंपल साइकिल का इस्तेमाल करते हैं जब भी गैस टर्बाइन को एयरक्राफ्ट में गैस टर्बाइन को यूज़ किया जाता है तो उस टाइम साइकिल जो यूज़ होती है वो सिंपल साइकिल होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात कर रहा है ऑफ इंजन डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन रेशियो। ऑप्शन नंबर ए, जो कंप्रेशन रेशियो है उस पर डिपेंड करती है इसकी एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 38, इन डीजल साइकिल दी वर्किंग सब्सटेंस। डीजल साइकिल में हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस कौन सा यूज होता है? एयर को हम एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं डीजल साइकिल। हमारे पास गाइस डिफरेंट साइकिल होती हैं, एटकिंसन साइकिल, ऑटो साइकिल्स, रैंकिन साइकिल, लेकिन यहाँ पे डीजल साइकिल की बात की जा रही है तो वर्किंग सब्सटेंस को हम एयर को यूज़ करते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39, कुकिंग इज फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स और मैसेज ऑफ कुक इन अ बॉयलर फर्नेस एट अ हाई टेम्परेचर, हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ड्राइविंग आउट CO2 एंड लिविंग बिहाइंड द रेजिड्यू एंड कार्बन। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो गाइस काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है तो जल्दी से हम क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, द टोटल पावर ऑफ विंड स्टीम इज। जो हमारे पास विंड स्टीम में जो टोटल पावर प्रोड्यूस होती है वो किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्यूब। तो इसकी पूरी इक्वेशन बनती है वो। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं जो पावर प्लांट में यूज़ होते हैं तो उसका हम मॉडरेटर के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांजिट स्टेट स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव है। ट्रांजिट स्टेट स्टेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है? यूजिंग द लो इनर्शिया मशीन, यूजिंग द हाई स्पीड गवर्नर ऑन द मशीन, डिस्पेंसिंग विद द न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग द हाई स्पीड गवर्नर ऑन द मशीन। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है, इन ओवर ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कंडक्टर इज। तो गाइस टॉप मोस्ट कंडक्टर कौन सा यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसकी तमाम डिटेल मैं ऑलरेडी पावर सिस्टम एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो हम टॉप मोस्ट कंडक्टर जो होता है वो अर्थ कंडक्टर जो होता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रांसमिशन लाइन प्रोवाइड द लिंक्स सर्विस पॉइंट टू द कंज्यूमर premises, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टू कंज्यूमर premises। तो गाइज
जनरेटिंग स्टेशन टू द रिसीविंग स्टेशन। ट्रांसमिशन लाइन जो लिंक प्रोवाइड करता है हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन टू द रिसीविंग स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है द स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डायमीटर ऑफ कंडक्टर। तो स्किन इफेक्ट के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप पावर सिस्टम एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज अबाउट। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सर्ज रेजिस्टेंस जो होती है उसकी वैल्यू 200 से लेकर 400 तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 400, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 200 होती है। तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप 400 का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर 400 का ऑप्शन नहीं है तो आपने 200 का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट एट अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज UHF कंडक्टर्स आर पेंटेड। स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं हम करने के लिए हम कॉपर ट्यूब्स का यूज़ करते हैं विद सिल्वर पेंटिंग्स आर यूज टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 हैज़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इंक्रीज। अगर ट्रांसमिशन टावर की हाइट को इंक्रीज कर दिया जाता है द इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटेंस इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, टावर की हाइट को इंक्रीज करने की वजह से इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज, इंडक्टेंस डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस डिक्रीज, या फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज इंडक्टेंस आल्सो इंक्रीज। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा जो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी, इंडक्टेंस रिमेन अनअल्टर्ड। इस कैपेसिटेंस विल डिक्रीज एंड इंडक्टेंस रिमेन अनअल्टर्ड। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 49 है अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज़ इक्विवेलेंट सर्किट। तो गाइस ट्रांसमिशन लाइन के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिफरेंट पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से यूज होते हैं, ट्रांसमिशन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इनकी लेंथ के बारे में तमाम डिटेल की वीडियो बनाई हुई है मैंने। तो आप पावर सिस्टम एनालिसिस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम सीरीज रेजिस्टेंस और सीरीज इंडक्टेंस L को यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50 द पीक वैल्यू ऑफ पावर एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो पीक वैल्यू 50 MV है इफ़ द टू सच आइडेंटिकल लाइन्स आर एडेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में यहाँ पर उसने पैरेलल की बात किया गया, सीरीज की बात नहीं की, आर एडेड इन पैरेलल द रिजल्टिंग पीक वैल्यू, तो रिजल्टिंग पीक वैल्यू हमारे पास 100 MV हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 द कर्व बिटवीन द डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड एंड टाइम इज नाउन एज हाइड्रोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन कई मरतबा रिपीट हो चुका है। तो डिस्चार्ज और टाइम के दरमियान जो हमारे पास जो कर्व होता है जिसे डिस्चार्ज कर्व बिटवीन डिस्चार्ज इन टाइम इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोग्राफ। ऑप्शन नंबर द कर्व बिटवीन गाइज ये क्वेश्चन में थोड़ा स्टेटमेंट का इशू है। टाइम डिस्चार्ज की बात कर रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 20 में मेरे ख्याल से राइट आंसर बनता है हाइड्रोग्राफ। तो लोड वर्सेस लोड अगर टाइम की बात की जाए, अगर लोड वर्सेस टाइम हो तो हम लोड कर्व वो होता है जो लोड वर्सेस टाइम के दरमियान जो कर्व होगा तो उसको हम लोड कर्व कहेंगे। तो डिस्चार्ज और टाइम के दरमियान जो कर्व है उसको हम हाइड्रोग्राफ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बी जो है वो इसमें ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। द कर्व बिटवीन डिस्चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड एज हाइड्रोग्राफ। अगर लोड और टाइम के दरमियान जो कर्व होगा उसे हम लोड कर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है गाइज द पर्पज ऑफ यूजिंग मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर को क्यों यूज़ किया जाता है? टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है गाइज द लार्ज अल्टरनेटर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ओवरलोड बाय। तो लार्ज इंटरलेटर को हम प्रोटेक्ट करते हैं बाय द ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं? टेम्परेचर सेंसिटिव रिलेज को हम कनेक्ट करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 इफ द प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई PS इज 50% 5 एम्पेयर रिले टाइप डिटर्मिन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर PSM द सेकेंडरी करंट इज 100 एम्पेयर। तो भाई इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में इस पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो प्लग सेटिंग परसेंटेज को उसको 50% हमें दी गई, 50/100 करेंगे तो हमारे पास ये फ्रिक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। तो रिले करंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। रिले करंट विल बी इक्वल टू द प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई रिले रेटिंग इन एम्पेयर। एम्पेयर में जो रिले रेटिंग हमें 5 एम्पेयर मिली है तो प्लग सेटिंग की 0.5 × 5 करेंगे तो 2.5 हमारे पास रिले करंट आ जाएगा।
तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लाइड हमने फाइंड करना है, डिटरमिन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लाइड। पीएसएम किसके लिए इक्वल होता है, सेकेंडरी करंट बाय रिले करंट। सेकेंडरी करंट की वैल्यू जो दी गई है वो 100 एम्पीयर दी गई है और रिले करंट हमने 2.5 फाइंड किया है। तो डिवाइड करेंगे तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लाइड पीएसएम की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है द प्लग सेटिंग ऑफ पीएस इज 150%। फ्रिक्शन में 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रिक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। इन रिले 5 एम्पेयर रिले टाइप व्हाट टाइप ऑफ द वैल्यू ऑफ सीटी सेकेंडरी करंट विल ऑपरेट। तो उसी तरह फाइंड करेंगे हमारे पास गाइज रिले करंट हमारे पास सबसे पहले फाइंड हो जाएगा। इसमें हमने रिले करंट फाइंड करना है, उसकी वैल्यू 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। तो उसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 × 5 करेंगे तो हमारे पास रिले करंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है द पावर फैक्टर इन 2 वाट मीटर मेथड इज़ 1। अगर पावर फैक्टर हमारे पास 2 वाट मीटर मेथड में अगर 1 हो जाता है तो हमारे पास रीडिंग जो होगी वो आइडेंटिकल होंगी मीटर्स में। 2 वाट मीटर मेथड में हम 2 वाट मीटर को यूज़ करते हैं, तो पावर फैक्टर अगर 1 हो तो दोनों वाट मीटर के ऊपर रीडिंग आइडेंटिकल होगी। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 57 इन 2 वाट मीटर मेथड इज द रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर इज। तो अगर 2 वाट मीटर मेथड मैंने आपको बताया कि 2 वाट मीटर को यूज़ किया जाता है। अगर 1 वाट मीटर में जो रीडिंग आ रही है पावर फैक्टर की वो 0.5 है, देन दी रीडिंग आ रही है अदर वाट मीटर, तो सेकंड जो वाट मीटर उसमें क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी उसमें 0 वैल्यू होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका फार्मूला बनता है टेंजेंट इनवर्स W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। उस फार्मूले को आप गाइज आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्पिल वेल्स आर यूज्ड। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। टू डिस्चार्ज ऑल द सरप्लस वाटर ऑन द डाउन साइड स्ट्रीम ऑफ डैम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है गाइज। 59 क्वेश्चन है आइसोलेटर इज अ स्विच दैट इज ऑपरेटेड। आइसोलेटर हमारे पास स्विच होता है, इनको ग्रिड स्टेशन में नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको ऑपरेट किया जाता है अंडर द नो लोड कंडीशन के ऊपर इसे ऑपरेट किया जाता है। इसके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या फ़र्क है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इंटरव्यूज़ में भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 इफ़ द MVA इज़ डबल्ड। MVA को अगर डबल कर दिया जाए, KV इज़ हाल्ड, जो KVA को अगर हाल्व कर दिया जाए, KVA इज़ हाल्ड इन द PU इम्पिडेंस, तो पर यूनिट इम्पिडेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन है गाइज। अगर MVA को हम डबल कर देते हैं, KVA को अगर हाफ कर देते हैं, तो हमारे पास जो पर यूनिट इम्पिडेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। PU इम्पिडेंस का फार्मूला आप देख सकते हैं MVA बेस डिवाइडेड बाय KVA बेस का स्क्वायर। तो MVA बेस को हमारे पास जो है वो डबल कर दिया जाए MVA को, और KVA को यहाँ पर ऑफ कर दिया जाए, तो इसको जो ऊपर जाके 1/4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 8 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज इंतहाई इस फार्मूले को याद रखें, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज करके भी आ सकता है, लेकिन आपको फार्मूले का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पल्स टर्बाइन। तो गाइज टर्बाइन की डिफरेंट टाइप है, रिएक्शन टर्बाइंस, इम्पल्स टर्बाइंस, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो हमारे पास इम्पल्स टर्बाइन, इसमें जो राइट आंसर बनता है पेल्टन व्हील जो है वो इम्पल्स टर्बाइन है, जो कैप्लन टर्बाइन जो है रिएक्शन टर्बाइन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो 50 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन विद 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है गाइज, तो ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर होगी। 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 द फेज सीक्वेंस इन 3 फेज पावर सिस्टम। तो इसमें गाइज राइट आंसर है RBY, रेड, ब्लू एंड येलो। तो गाइज इसमें क्वेश्चन का ये कन्फर्म नहीं है कि पॉजिटिव सीक्वेंस पूछ रहा है, नेगेटिव सीक्वेंस पूछ रहा है, तो RBY इसमें यूनिट्स के मुताबिक जो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 इम्पिडेंस कैन बी फाइंड बाय यूजिंग। तो करंट ओवर वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट हम फाइंड करते हैं इम्पिडेंस को, तो फेजर वोल्टेज डिवाइडेड बाय द फेजर करंट, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय द फेजर वोल्टेज बाय फेजर करंट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। द बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू रिड्यूस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टू रिड्यूस द कोरोना, टू रिड्यूस द लाइन इंडक्टेंस, उसको बंडल कंडक्टर को स्टेबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए भी हम बंडल कंडक्टर को यूज़ करते हैं। कोरोना इफेक्ट की वीडियो में आप डिटेल जाके देख सकते हैं गाइज। ऑप्शन बी इसमें जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है गाइज इन थर्मल पावर प्लांट द वर्किंग फ्लूइड कैन बी जनरेटेड बाय। थर्मल पावर प्लांट में हम वर्किंग फ्लूइड को कैसे जनरेट करते हैं, बाय सुपर हीटर के थ्रू करते हैं, कंडेंसर, बॉयलर, ये तमाम जो है ये हमारे पास थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। तो हम सुपर हीटर को इस्तेमाल करके वर्किंग फ्लूइड को जनरेट करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 67 है, द लाइटिंग अरेस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ लाइन इन अर्थ इन अ पावर सिस्टम टू प्रोटेक्ट द transmission line against the direct lightning stroke, to protect the terminal equipment based on traveling charge, reflect back the traveling wave approaching it, suppress the high voltage oscillation। तो guys protect the terminal equipment against the high traveling charge। कोई भी हमारे पास traveling charge होती है, लाइटनिंग की वजह से होती है, किसी की वजह से होती है, तो उसको ये ग्राउंड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज लीस्ट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो इसकी कॉस्ट ऑफ काफ़ी लीस्ट होती है और सबसे जो एक्सपेंसिव होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक इन हाई स्टीप वोल्टेज। तो फिर लाइटनिंग रजिस्टर के बारे में क्वेश्चन है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटिंग रजिस्टर और ग्राउंड वायर्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द इफेक्ट ऑफ आइस डिपोजिशन। आइस डिपोजिशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता है, रिड्यूस द कोरोना लॉसेज, इंक्रीज द वेट। जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के ऊपर अगर हमारे पास आइस वगैरह आ जाए, तो सपोज करते हैं गाइस ये हमारे पास टावर 1 है, टावर 2 है हमारे पास, तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट कंडक्टर्स हैं। तो गाइस अगर इसके ऊपर आइस वगैरह पड़ जाती है इसके ऊपर, तो उसकी वजह से इसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 71, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन ऑफ अ कंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी, ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन ऑफ कंडक्टर पे ये डिपेंड करती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स शंट कैपेसिटेंस यूजुअली नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम शंट कैपेसिटेंस को निगलेक्ट करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की वीडियो में आप जाके गाइस टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अ लोड कर्व इज अ प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस टाइम। तो अभी मैंने आपको बताया था लोड और टाइम के दरमियान जो कर्व होगा उसे हम लोड कर्व कहेंगे। लोड कर्व इज द प्लॉट ऑफ लोड वर्सेस टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, द पावर फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑलवेज यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है गाइज, द मेन क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ वोल्टेज ड्रॉप। ये इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 75 नंबर क्वेश्चन था गाइज, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी फ्रेंड जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपकमिंग एग्जाम जो जॉब्स आएंगे उनके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम फ्रेंड्स के पास ये वीडियो चली जाए। इंतहा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है ये। तो तमाम क्वेश्चन के रेफरेंस भी मैंने आगे दिए कि कौन कौन से टेस्ट में आ चुके हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।